पर आपकी खबर, आपका फायदा और आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। ये स्पेशल एडिशन है और स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम यहां आपके फायदे की बात करते हैं। आपके फायदे की दो खबरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोनों खबरें टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई है। एक आपके फायदे की है जहां रिलायंस जियो की धन धनाधन ऑफर की शुरुआत रिलायंस जियो ने की, जिसके तहत आपको 309 रुपए में करीब 3 महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। यूजर्स को रोजाना 1 GB 4G डेटा मिलेगा। और दूसरी खबर टेलीकॉम सेक्टर से ही है लेकिन आपकी सेहत से जुड़ी है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में मोबाइल टावर को खतरा मानते हुए उसे बंद करने का आदेश सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश तिवारी की याचिका पर BSNL को 7 दिन के अंदर इस टावर को बंद करने का आदेश दिया। तो सबसे पहले बात हम आपको बता दें कि यहाँ डेटा वॉर जो कि शुरू हो चुका है, ग्राहकों की चांदी हो गई है। आपको सस्ते में ना केवल डेटा प्लान के ढेरों ऑफर्स आपके पास हैं बल्कि आपके लिए कॉलिंग भी सस्ती हो चुकी है। कंपनियों की इस जंग में आपको सस्ते ऑफर्स मिल रहे हैं लेकिन ये विरोधी कंपनियों और सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर कब तक ग्राहकों को सस्ते ऑफर्स मिलते रहेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। बिजॉन मिश्रा साहब हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ मनोज गरोला जी हैं जो टेलीकॉम एनालिस्ट हैं, राजन मैथ्यूज DG हैं COI के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और मेरे सहयोगी असीम मनचंदा भी हमारे साथ हैं। इन सबके पास चलेंगे लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। जियो जी भर के डेटा ऑफर्स की बहार, ग्राहकों के आए अच्छे दिन। रिलायंस जियो की सर्विस शुरू होने के बाद से ही ग्राहकों के अच्छे दिन चल रहे हैं। सितंबर 2016 के बाद से जियो के फ्री वॉइस और डेटा ऑफर ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी थी। और अब एक बार फिर रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लॉन्च किया है। जियो ने इसका नाम धन धनाधन ऑफर रखा है, जिसके तहत 309 रुपए में करीब 3 महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा दिया जाएगा। यूजर्स को रोजाना 1 GB 4G डेटा मिलेगा। प्राइम मेंबर्स को करीब 3 महीने तक रोजाना 1 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग 309 रुपए में मिलेगी, जबकि नए ग्राहकों को यही प्लान प्राइम मेंबरशिप के साथ 408 रुपए में मिलेगा। अगर प्राइम मेंबर हैं तो 2 GB डेटा के लिए आपको खर्चने होंगे 509 रुपए, जबकि नॉन प्राइम मेंबर्स के लिए ये ऑफर 608 रुपए में मिलेगा। ये ऑफर आपके लिए फायदे का सौदा है। इस तरह के ऑफर्स बेशक ग्राहकों को लुभा रहे हैं लेकिन विरोधी कंपनियां इससे परेशान हैं। इसी परेशानी से निपटने के लिए कंपनियां भी दिन ब दिन नए ऑफर्स लेकर आ रही हैं, जिससे उनकी मार्केट बनी रहे, लेकिन फिर भी इससे होने वाले नुकसान से उबर नहीं पा रही हैं। रिलायंस जियो की लॉन्चिंग के बाद से एयरटेल, आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी लिस्टेड टेलीकॉम कंपनियों के मुनाफे पर तगड़ी मार पड़ी है। एयरटेल, आइडिया और रिलायंस कम्युनिकेशंस को 2016-17 की तीसरी तिमाही में कुल 1873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जियो की वजह से तीसरी तिमाही में एयरटेल के मुनाफे में 957 करोड़ रुपए की कमी आई, जबकि आइडिया को 385 करोड़ और आरकॉम को 531 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं लिस्टेड टेलीकॉम कंपनियों के कुल रेवेन्यू में 20% तक की कमी आई है। ये ऑफर्स केवल कंपनियों के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए भी घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। सस्ते ऑफर्स से सरकार के रेवेन्यू में भी कमी आई है। अक्टूबर-दिसंबर 2016 के बीच सरकार का रेवेन्यू करीब 846 करोड़ गिरा था, तो जनवरी से मार्च 2017 के बीच इसमें 1200 करोड़ की कमी आई। अप्रैल-जून तिमाही में भी ये आंकड़ा 1200 करोड़ रुपए रहने की आशंका है। यानी ग्राहकों के लिए बेशक टेलीकॉम कंपनियों के बीच चल रहा वॉर फायदे का सौदा साबित हो रहा है, लेकिन इसमें सरकार और टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी पर है जी बिजनेस के सवाल भी। तो क्या रिलायंस RJio जैसे सस्ते प्लान देना सही है? क्या रिलायंस जियो जो आपको सस्ते प्लान दे रहा है वो कितने सही है? ग्राहकों को कब तक सस्ते प्लान का फायदा मिलता रहेगा? तीसरा सवाल, विरोधी कंपनियों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी आखिर
किसकी है, साथ ही साथ सरकार को जो नुकसान हो रहा है आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और पांचवा और आखिरी सवाल, कंपनियां कॉल ड्रॉप जैसी समस्याओं को कब सुलझाएंगी। सस्ते प्लान तो यहाँ पर दे रही है, लेकिन जो परेशानी आम आदमी को हो रही है कॉल ड्रॉप से या फिर कई बार आपका डेटा नहीं मिलता है, उन परेशानियों को सुलझाना सबसे पहला काम होना चाहिए। मेरे साथ बेजोन मिश्रा साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप किस तरह से देखते हैं कंपनियां जो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स यहाँ पर लेकर आ रही हैं। सबसे पहले तो रिलायंस जियो की बात करें, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा टेलीकॉम वॉर है ये तब शुरू हुआ तब जब रिलायंस जियो ने इस तरह से सस्ते प्लान्स दिए थे और हड़बड़ी में या यूं कहे कि स्ट्रैटेजी के तहत अचानक से जो कंपटीशन कंपनियां थी उन्हें भी यहाँ पर दाम गिराने पड़े थे। कितना सही आप इसे देखते हैं? हालांकि फायदा इसमें कंज्यूमर का है। नहीं, हम तो कहेंगे कि फायदा कंज्यूमर का तब होता है जबकि वो सस्टेनेबल होता है। आप एक तरफ फायदे दिखा के और फिर आप कंज्यूमर को एक घटिया क्वालिटी सर्विस देंगे और उनको कनेक्टिविटी भी नहीं देंगे, तो ये कौन सा फायदा हुआ? तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपके मुद्दे पर हम आते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होता है रेगुलेटर का। जब कोई भी कानून बनता है और आप ओपन करते हो मार्केट में टू मेक इट एन कॉम्पिटिटिव मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी, तो रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल होता है टू चेक प्रीडेटरी प्राइसिंग, टू चेक ओवर प्राइसिंग, टू इंश्योर दैट पॉलिसी सही हो। आज सरकार क्यों नहीं कमा पा रहा है? क्योंकि उनके पॉलिसी में डिफेक्ट है। यू सी दे वर ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस एंड दैट इज व्हाई। और आप देखिए जो नेशनल वेल्थ है, स्पेक्ट्रम इज अ नेशनल वेल्थ। जिस ढंग से वो लोग ऑक्शन किया, जिस ढंग से करप्शन आया उसमें, you see all these things the consumer has to bear the brunt because at the end of the day consumer को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापारी अपना फायदे निकाल कर वापस चले जाएंगे अपने घर। लेकिन फिलहाल तो कंज्यूमर को यहाँ पर फायदा मिल रहा है, सस्ते प्लान्स यहाँ पर मिल रहे हैं सर, कॉलिंग फ्री मिल रही है। ये कहने वाली बात है, हम आपको कह रहे हैं ये कहने वाली बात है। रेगुलेटर को बड़ा स्ट्रिक्टली आना पड़ेगा कि आप यदि जिसको फ्री कह रहे हो वो किस ढंग से फ्री है। अब तो आप एक्चुअल सर्विस मिलनी चाहिए, मतलब आपको नहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। You are not giving the, you see, you are saying I'm giving a free call. आप लेकिन giving quality service. नहीं, आप डेटा में चार्ज कर ले रहे हो, आप दूसरे ढंग से ले रहे हो, so nothing called free. You see, what you have to understand is, हम यदि कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, यदि हम उसको फ्री भी कह रहे हैं, तो उसका क्या बिजनेस मॉडल है? आप कहां से वो पैसे ला रहे हो? आप अपने घर से नहीं लगा रहे हो। सो इफ यू आर डूइंग, मनोज जी से इसका जवाब जान लेते हैं। मनोज जी, जितने ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आज की डेट में टेलीकॉम कंपनियां दे रही हैं, उससे एक बात तो ये समझ में आती है कि पॉसिबिलिटी थी कंज्यूमर को इस तरह के डिस्काउंट देने की या इतनी सस्ती कॉलिंग या डेटा की सर्विस देने की, लेकिन अब तक कंपनियां नहीं दे रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। फैक्ट ये है कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसका एक कारण ये था कि हमारी कंपनियों की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अपने नेटवर्क पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। जियो के आने से क्या हुआ? जियो के आने से जो टैरिफ तो कम हो गए, लेकिन कंज्यूमर का फायदा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये कंज्यूमर का फायदा शॉर्ट टर्म फायदा ही रहे। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि 2-3 कंपनियां मर्ज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, 2-3 प्लेयर मार्केट में बचेंगे, बातें भी हो रही हैं। और हाँ, जिसकी बातें भी हो रही है, 2-3 प्लेयर ही बचेंगे। फिर इन 2-3 कंपनियों के आपस में कार्टेल बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी और कंज्यूमर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये TRAI का कर्तव्य है कि वो देखे कि सेक्टर का ग्रोथ कैसे हो रहा है और पूरे के पूरे जो सेक्टर में बाकी जो कंपनियां हैं और उनका जो ग्रोथ है वो कैसे है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हमारा जो TRAI है उसने पिछले 1 साल से इस बात को बिल्कुल ही, मतलब इसने इस बात के ऊपर कुछ फोकस ही नहीं करा है। तो आप मानते हैं कि अगर ट्राई इस पर फोकस करेगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखना होगा यहाँ पर कि किस तरह से ये जो कंपनियां हैं ये ऑपरेट कर रही हैं, क्या उसके बाद हम ये मान लें कि ग्राहकों को जो ऑफर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं ये लंबे समय के लिए होगा और ये शॉर्ट टर्म ऑफर्स नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर लगता है कि ये बिल्कुल ही एक बिजनेस मॉडल के तहत है और उससे पूरे इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उससे होगी, उस समय तो आप अगर ये जो 300 रुपये 100 रुपये या फ्री का ऑफर देते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि ऐसा है नहीं और आने वाले टाइम पे जो ये शॉर्ट टर्म का फायदा कंज्यूमर को दिख रहा है, आने वाले टाइम में यही कंज्यूमर बहुत बड़े नुकसान में रहेगा। अगर ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो भाई
बाद में अगर 2-3 कंपनियां बचती हैं, 2-3 कंपनियों के हाथ में अगर कार्टेल बनाने की पावर आ जाती है तो उससे कंज्यूमर को बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें शॉर्ट टर्म फायदा देखकर या दिखाकर या सोशल मीडिया में उसके प्रति कैंपेन चला के जो नया ऑपरेटर इस तरह की जो काम कर रहा है उसमें भी रेगुलेटर को उसके बहाव में नहीं आना चाहिए। मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ हैं जो टेलीकॉम सेक्टर को कवर करते हैं। असीम, कार्टेलाइजेशन की बात यहाँ पर मनोज जी कर रहे हैं। एक बात अगर देखी जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज से अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वहाँ का टेलीकॉम सेक्टर मच एडवांस्ड है। हमारे पास यहाँ कॉम्पिटिटर्स हैं और अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों चूक हो जाती है? स्पेक्ट्रम भी है, कंपटीशन भी है, क्यों ग्राहकों को सर्विसेज उस क्वालिटी की नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए? ठीक है, आपने डेवलप कंट्री की बात की तो डेवलपमेंट कंट्री में अगर मैं कहूँ तो 3 से 4 ऑपरेटर जो है वही होते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पे सब्सक्राइबर भी कम होते हैं। इंडिया जैसा एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस जो है उनके पास नहीं है, जहाँ पर कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो मार्केट है। तो इसमें कंपनियों को अपॉर्चुनिटी जो है वो दिख रही थी। तो थोड़े से अगर ये भी मैं बात करूँ तो आज से कुछ 6 महीने पहले जब रिलायंस जियो ने बाजार में एंट्री जो है वो नहीं की थी तो टेलीकॉम कंपनियाँ जो पर GB डाटा था वो 280 रुपये के आसपास या 300 रुपये के आसपास जो है 250 से 300 रुपये के आसपास जो है वो दे रही थी। अब वो घट करके 10 रुपये पर GB रह गया। तो क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है, और है भी तो कितने टाइम के लिए है? हाँ, मार्केट जरूर डिस्ट्रॉय हो रही है, आगे इसको सस्टेन कर पाना कितना सब पॉसिबल होगा वो जरूर देखना होगा। हालांकि सरकार से हमने जब बात की कि हाँ कम मार्केट में कंपटीशन जो है वो कम हो रहा है, कार्टेलाइजेशन की कितनी आशंका, तो उन्होंने कह रहा था कि जब तक सरकारी कंपनी BSNL है तब तक उनको नहीं लगता कि इस मार्केट में कार्टेलाइजेशन जो है वो हो पाएगा। इसीलिए उनको लग रहा था कि BSNL को भी बचाए रखना जरूरी है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म में सब्सक्राइबर को अगर फायदा देना है तो डेफिनेटली रेगुलेटर को असीम, तो क्या इसका मतलब ये है कि रिलायंस जिस तरह के ल्यूक्रेटिव ऑफर्स ग्राहकों को दे रहा है, डू दे ओनली वांट टू सस्टेन दैट क्लाइंट बेस कि जब तक हम फ्री दे रहे हैं तब तक ही कस्टमर्स उनके साथ रहेंगे और उसके बाद वो कस्टमर्स चले जाएंगे? देखिए, रिलायंस जियो ने क्या किया, आकर के एक मार्केट एक्सपेंड की है। तो मार्केट जरूर एक्सपेंड हुई है इस वक्त में, क्योंकि जहाँ पर लोग पहले 1 GB डाटा जो है मंथ का यूज़ कर रहे थे, आज वही 28 GB डाटा जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और जो सब्सक्राइबर पहले 4G सब्सक्राइबर जो ले रहे थे, पहले डरता था कि 250 रुपये का उसको सब पैक जो है वो लेना पड़ेगा। और अब जो है 4G सब्सक्राइबर वो एक्सपेंड हो रहा है, गाँव में भी उसकी रीच जो है वो पहुँच रही है, शहरों में तो मार्केट भी एक तरफ से एक्सटेंड जो है वो ये 4G की रीच जो है वो बढ़ी है। तो उसका एक फ़ायदा बेनिफिट जो है जो वो मिलेगा। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में इसका क्या रहेगा, कितनी कंपनियां इसमें काम करेगी, कैसे इसको करेगा, तो रेगुलेटर को एक रोड मैप जो है वो तैयार करना होगा ताकि कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी बनी रहे और अपना डेट जो है वो उसका भी सर्विसिंग करती रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ राजन मैथ्यूज साहब है। मिस्टर मैथ्यूज, ऐसे बहुत सारे ऑफर्स हैं जो दिए तो जाते हैं, लेकिन ये कब तक रहेंगे, ग्राहकों को कितना फायदा मिलता रहेगा, इसको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? So the details of the particular offer is with the TRAI, so it would be difficult for us to opine. We don't opine on individual operator tariffs. However, what we would like to say is that the TRAI has to make that determination because they know the details of the exact tariff filings, and so they need to determine whether it's compliant. We have also talked previously about the criteria used to determine whether these are the right thing. It may be good for the consumer, but are they right according to law and according to regulation? So issues of predatory pricing, whether it's cost based or below cost based, whether it's a dominant carrier position being enjoyed by Jio, some of these matters are the criteria used by TRAI. So TRAI should use those to determine whether this complies with it or not. And so these matters are also before various judicial forums. So this whole question of whether they comply with laws and regulations and economic principles that are appropriate is in these two forums, with TRAI and with the judiciary at this point. And so we'll have to wait to see what they say. जी मिस्टर मैथ्यूज, एक और चीज़ है, कंपनियों के साथ साथ सरकार के रेवेन्यू को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? So the government during the last quarter lost over 1,000+ crore rupees worth of revenue as a result of the decline in the revenues of the operators. So those are numbers that have been widely reported, and we expect that this continuation of
free to almost free type offers for the next several months will continue Correct. to put pressure on government revenues, because industry revenues will decline substantially, and that will lead to that. So again, you have heard that the DOT has made a reference of this matter to the TRAI to ask them to explain, because there are two aspects of the TRAI's responsibility. One is obviously the consumer's welfare and benefit, but also now the TRAI regulation does say that TRAI must look after the health and the well-being of the industry. And so that's the other side that we have to ask TRAI to address and look at. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने यहाँ कर कही बिजॉन। देखा जाए तो बहुत साफ तौर पर मिस्टर मैथ्यूज ने ये बता दिया है कि ट्राई को आने वाले दिनों में क्या रोल प्ले करना होगा, उसको ध्यान रखना होगा, कंज्यूमर का हित भी और साथ ही साथ इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है इस पर भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल, इसी जब भी कोई भी रेगुलेटर को नियुक्त किया जाता है, ये कह के नियुक्त होता है कानून में कि वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी रहेगा और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सके कोई रेगुलेटर पे, और कोई भी इन्फ्लुएंस, इंडस्ट्री का भी इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए। आज हम लोग जो देख रहे हैं और आगे भी लास्ट 10 साल से जो देख रहे हैं, टीआरआई का रोल काफी डिमिनिश हो रहा है, और हमको नहीं मालूम कारण क्या है, मतलब क्यों टीआरआई ने सख्त कदम नहीं ले रहे हैं। यू नो, वेदर इट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस ले लीजिए, वेदर इट इज टैरिफ फिक्सेशन ले लीजिए, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस आ रहे हैं। हमको जैसे लग रहा है एज ए कंज्यूमर, हमको कंज्यूमर के तहत हमको ये लग रहा है कि हम इस झगड़े में हम कितने दिन जिएंगे हमको नहीं मालूम, और हमको कितने दंड देना पड़ेगा। एक तरफ सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, इसका मतलब टैक्स पेयर्स मनी घट रहा है, तो सरकार का जो डेवलपमेंटल वर्क है उसमें हैम्पर हो जाएगा टेलीकॉम सेक्टर में। और एक तरफ हमको कहा जा रहा है कि हमको मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन हमको कितना मुफ्त में मिल रहा है वो भी आगे देखने का है कि हमको आगे खाली हमको घर पे बुलाकर एक चाय का लोभ दिखाकर घर के अंदर बुलाकर फिर हमको यदि कोई चोरी कर दें, हमारा पॉकेट मार कर लें, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मनोज जी, इसमें अहम चीज ये भी है कि चाहे मैं 200 रुपए का प्लान लूं या मैं 400 रुपए का प्लान लूं, व्हाट मैटर्स टू मी द मोस्ट इज सर्विस। अभी भी हमने देखा बहुत सारी कॉल ड्रॉप्स होती हैं, कई बार आप इंटरनेट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो भी तमाम तरह के प्लान्स हैं, फिर चाहे किसी भी कंपनी का प्लान हो, तो वो कनेक्ट भी नहीं हो पाता है। क्या कंपनियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि आप डिस्काउंट मत दीजिए, क्योंकि कंज्यूमर उतना डिस्काउंट नहीं चाहता है शायद जितना आप दे रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर एक अच्छी सर्विस चाहता है। हाँ, नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे नया जो ऑपरेटर आया, जियो जब आया, तो जब जियो ने अपने टैरिफ कम करे, तो नेचुरली जो इनकम्बेंट ऑपरेटर थे उन्होंने भी अपने टैरिफ कम करे। उन्होंने अपने टैरिफ कम करे तो जो सारी कंपनियों का जो रेवेन्यू है उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ा। आप अच्छी सर्विस तभी दे पाएंगे जब आप इन नेटवर्क पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? जब कंपनी का रेवेन्यू ठीक होगा तभी नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्ट्रम भी आप खरीद सकेंगे। तो लेकिन क्योंकि रेवेन्यू कम हुआ तो ये दोनों ही काम नहीं हो पाए या नहीं हो सके, तो इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस आज की डेट में भी काफ़ी ऑपरेटर्स की कंपैरेटिवली खराब है। और मजे की बात है कि जियो की तो सबसे ज़्यादा खराब है, और वो इसलिए क्योंकि वो ऑपरेटर नया है और एक साल में हो सकता है कि ठीक हो जाए, बट आज की डेट में नए ऑपरेटर होने के कारण उसकी सर्विस भी ठीक नहीं है। चलिए दूसरी खबर पर जाऊंगी, लेकिन बहुत जल्दी मैं असीम का रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। असीम, आप यहाँ पर टेलीकॉम कवर करते हैं, ट्राई को अब कदम उठाना होगा और आगे बढ़कर ये देखना भी होगा कि किस तरह से कंज्यूमर को फायदा हो रहा है और यहाँ कंपनियों को भी नुकसान ना हो, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर किस दिशा में जा रहा है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत जल्दी से आपका रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि हमारे पास दूसरी अहम खबर भी है। इस तरफ इतना ही बताऊंगा कि टेलीकॉम अभी तक रिलायंस जो है फ्री सर्विसेज जो है वो दे रहा था। तीसरा ऑफर जो है ट्राई ने उसका रिजेक्ट कर दिया, समर सर्विसेज का। अब उसने 303 रुपए चार्ज करने जो है वो शुरू किए हैं पर 3 महीने के लिए। तो 100 रुपए एवरेज रेवेन्यू आरपूज के हिसाब से उसके लिए ठीक ही है। हाँ। तो अब देखना होगा ट्राई इसको ऊपर किसी तरह का ट्राई इसको किस तरह से देखता है। जी जी, एक और जो अहम खबर है वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 42 साल के हरीशचंद्र तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि पड़ोस में लगे बीएसएनएल के मोबाइल टावर से दिन रात जो रेडिएशन निकलता है उससे उन्हें कैंसर हो गया। इस शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावर बंद करने का आदेश देकर एक नई बहस छेड़ दी। क्या है ये पूरा मामला? सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए।
क्या मोबाइल टावर जानलेवा है? इस पर बहस जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में मोबाइल टावर को खतरा मानते हुए उसे बंद करने का आदेश सुनाया है। दरअसल ग्वालियर के प्रकाश शर्मा के यहाँ काम करने वाले 42 साल के हरीश चंद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि पड़ोस में लगे BSNL के मोबाइल टावर से दिन रात निकलने वाले रेडिएशन से उसे कैंसर हो गया है। तिवारी ने कहा कि 14 साल पहले 50 मीटर से भी कम दूरी पर BSNL का मोबाइल टावर लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश तिवारी की याचिका पर BSNL को 7 दिन के अंदर इस टावर को बंद करने का आदेश दिया है। मैं ज़्यादा यहीं पे रहता हूँ, 24 साल से रह रहा हूँ। इस टावर लगने के बाद मेरे कोई बीमारी नहीं थी, मेरी मालकिन को कोई बीमारी नहीं थी। इसी टावर की वजह से मेरी मालकिन को भी हुआ था और मेरे को भी हुआ। इनके मैनेजर वगैरह को शिकायत किए तो मैनेजर वगैरह से बात हुई, मैनेजर वगैरह बस बोलते थे हाँ हटा लेंगे। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर इसलिए मेरे सुप्रीम कोर्ट मेरे को जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कम से कम इस बीमारी से और पब्लिक बच जाएगी, गरीब आदमी बच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक रेडिएशन के मामले की सुनवाई पिछले साल 18 मार्च से शुरू की है। एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और निजी याचिकाकर्ता लगातार मोबाइल टावर्स को इंसान और जानवर के लिए खतरनाक बताते रहे हैं। उनका दावा है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से पक्षी, तितलियां, मधुमक्खी तक पलायन कर गई हैं। लेकिन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI की दलील है कि किसी भी स्टडी में ऐसा सामने नहीं आया है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर हो रहा है। DOT ने पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, जिसमें बताया था कि देश में 12 लाख से ज्यादा मोबाइल टावर हैं। इनमें से 3,30,000 टावर की जांच की गई, जिसमें से केवल 212 टावर में रेडिएशन की मात्रा ज्यादा पाई गई और उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। DOT ने यह भी कहा कि जुर्माने के तौर पर सेल्यूलर ऑपरेटर से 10 करोड़ रुपए विभाग को मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में BSNL ने उस टावर को तुरंत बंद कर दिया। उसकी सेवाएं बंद कर दी गई हैं और उस टावर का डिसमेंटलिंग या जो कुछ भी है वो स्टार्ट हो गया है, बंद हो गया टावर, सर्विसेज बंद हो गया है। सरकार का भी मानना है कि यह साबित नहीं हुआ है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों से कैंसर होता है। DOT ने WHO की रिपोर्ट और पिछले 30 साल में छपे 25,000 लेख को आधार बनाकर कहा है कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से किसी तरह का खतरा साबित नहीं होता। 2014 में संसदीय समिति ने भी सरकार से मोबाइल टावर के रेडिएशन से होने वाले खतरे की स्टडी कराने को कहा था। DOT के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी इसकी स्टडी कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि व्यक्तिगत शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावर बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन इस आदेश के बाद सेल्यूलर ऑपरेटर्स की नींद उड़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे पहले मिस्टर मैथ्यूज के पास ही चलना चाहूंगी। मिस्टर मैथ्यूज, ये सबसे पहला ऐसा मामला है जब सुप्रीम कोर्ट ने टावर हटाने का आदेश दिया हो, जब किसी ने इस तरह से कंप्लेन की है। आपका इस पर क्या रिएक्शन है और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी याचिकाएं जो हैं वो और बढ़ेंगी? किस तरह से देखते हैं आप इसे? Mr. Matthews, is the government's position that the emissions from the towers are completely safe as long as they meet the safety norms which all of our towers do. Now, putting that into the context of what happened in the Supreme Court, one has to understand what precisely went on in the Supreme Court. There are numerous cases on EMF and the safety of towers before the Supreme Court. The Supreme Court clubbed together 4 cases from this pool. One of the cases had to do with the jurisdiction of the National Green Tribunal. Did the National Green Tribunal have jurisdiction over cell towers and could they shut down cell towers? That is before the Supreme Court. The one particular PL was with regard to the particular one tower that was shut down by the Supreme मिस्टर मैथ्यूज, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय कम है। बिजॉन, आप क्या सोचते हैं इस पर? क्योंकि डॉट कहता है कि टावर से जो रेडिएशन निकलती है उससे कैंसर नहीं हो सकता है। आखिर में हकीकत क्या है? नहीं, हकीकत वर्ल्ड ओवर में एक स्टैंडर्ड है कि कैसे टावर होना चाहिए, किस हाइट पे होना चाहिए, कहां पर लगवाना चाहिए, किस जगह पे लगवाना चाहिए, जहां इनहैबिटेंट्स है वहां नहीं होना चाहिए। ये सारे वर्ल्ड के हैं, लेकिन हम लोग अपने देश में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं क्योंकि हमारे सिटीजन गिरिपिंग है, हम कुछ भी कर लें।
कुछ नहीं होने का है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हस्तक्षेप करके जो एक उपभोक्ताओं को रिलीफ दिया है, अब ये बात आगे आया है कि जी हाँ, आपको एक कोड ऑफ गुड एथिकल कंडक्ट बिजनेस का आपको अब लाना पड़ेगा जो वर्ल्ड ओवर में है। इंडिया इज नो लॉन्गर कैन बी कंट्री विच कैन बी इग्नोर्ड। अब आपको बेस्ट स्टैंडर्ड्स लाना होगा उपभोक्ताओं के पक्ष में। और यदि कोई भी पीड़ित है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, आपको उनको कॉम्पनसेट करना होगा। जी जी, मनोज जी, आपका क्विक रिएक्शन क्लोजिंग के लिए। देखिए, ऐसा है कि एक पूरी स्टडी की आवश्यकता है जो कि भारत सरकार कर रही है, और उसको और भी ज़्यादा अगर एक्सटेंसिव करा जाए, जिसमें कि एम्स के डॉक्टर सारे साइंटिस्ट हों जी, और उससे पता चले कि रेडिएशन का इम्पैक्ट क्या है और सिटीजन्स को किस तरीके से रेडिएशन के इम्पैक्ट से बचाएं, तो ये सारा का सारा उस स्टडी में होना चाहिए और उसको बिल्कुल ठीक तरीके से भारत सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सारी की सारी कंपनियों को उसको फॉलो करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेजॉन मिश्रा साहब, मनोज गरोला जी और साथ ही साथ मिस्टर मैथ्यूज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असीम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए इसी बिजनेस के साथ। नमस्कार।